जितने भी बच्चों ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए शेड्यूल बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के फाइनल स्कॉलरशिप आने तक का कंप्लीट शेड्यूल है वो किस तरीके से रहने वाला है। और उसके अलावा जो करेक्शन डेट ओपन होगी, कुछ बच्चों ने गलतियां की होंगी, हालांकि मैंने बोला हुआ है कि आप लोग गलतियों को बिल्कुल मिनिमाइज करके रखिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां की होंगी और अब वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि इसमें मैं करेक्शन कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आप करेक्शन कर सकते हो और ये डेट आप लोगों के लिए कब देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि आपके मन में हमेशा बनी रहती होंगी यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, उन सब के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, ठीक है, अभी तक वो अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो उनके लिए जो लास्ट डेट रहने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नवंबर तक आपको हर हाल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज जरूर से याद रखना, जिन बच्चों ने यानी कि प्रीवियस ईयर में उनको स्कॉलरशिप नहीं आया है, ठीक है, और वो इस बार रिन्यूअल करने जा रहे हैं, तो उनका रिन्यूअल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, ना ही वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पा रहे होंगे और ना ही वो रिन्यूअल ढंग से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो वो जाकर के आप लोग देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। जितने भी बच्चों का यानी कि 1 साल का गैप हो चुका है स्कॉलरशिप में, और जो बच्चे यहाँ पे पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो इजीली कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जिनका कंटिन्यूअसली स्कॉलरशिप आ रहा है, प्रीवियस ईयर भी स्कॉलरशिप आया है, तो वो बच्चे भी यहाँ पे इजीली रिन्यूअल कर सकते हैं, उन बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 20 नवंबर। ये डेट आप लोग बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक अपना स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो आप लोगों ने अभी टाइम रहते हुए अप्लाई नहीं किया और आप इस उम्मीद में हो कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल भी ऐसा श्योर नहीं है कि हर हाल में डेट बढ़ रही होगी। आप मान के चलिए 20 नवंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा होगा, आप लोगों के लिए करेक्शन डेट कब मिलेगी उसके लिए अभी बात कर लेते हैं। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर देते हो 20 नवंबर के बाद, आप लोगों के लिए जो भी काम रह जाता है, देखिए, अब जो काम रहेगा वो कॉलेज लेवल पे बचता है। आपका काम वहाँ पे हो चुका है, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, जितना भी हार्ड कॉपी है विद डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आप लोगों ने कॉलेज के लिए सबमिट कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि अप्लाई कर दिया जस्ट आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी उनका कॉलेज में देकर आना होगा, तभी आप लोगों का जो भी आगे वो प्रोसीड किया जाएगा। क्योंकि जो डेटा आप लोगों ने फिल किया है और जो हार्ड कॉपी है वो कॉलेज वाले उसको आगे भी फॉरवर्ड करते हैं। जब आप कॉलेज को अपना डिटेल्स दोगे ही नहीं तो कॉलेज आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब जो कॉलेज के लेवल से डेट रखी गई है वो 15 सितंबर से लेकर के 24 नवंबर तक डेट रहने वाली है। तो 24 लास्ट डेट है। ठीक है, 24 नवंबर लास्ट डेट है कॉलेज लेवल के लिए। कॉलेज को वो सारा डेटा आगे फॉरवर्ड करना होगा, और जो कॉलेज वाला पोर्टल है, यूपी स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट का अलग पोर्टल होता है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का अलग पोर्टल होता है, समाज कल्याण का अलग पोर्टल होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग पोर्टल होता है, उनका लॉगिन आईडी, जो भी पासवर्ड वगैरह सब कुछ अलग होता है, तो वो अपने स्तर पर भी डेटा को आगे यानी कि अपलोड करते हैं। ठीक है, तो 24 नवंबर लास्ट डेट रहेगा कॉलेज वालों के लिए, उनको हर हाल में अपना डेटा आगे अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद 25 नवंबर तक जो भी रिजल्ट वगैरह है वो कॉलेज को अपलोड करना रहेगा। ठीक है, 25 नवंबर लास्ट डेट रहेगा, आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, सारी चीजें होने के बाद देन आपका एनआईसी स्क्रूटनी। ठीक है, अब जो एनआईसी स्क्रूटनी है वो 25 नवंबर तक ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, जो आप लोगों ने एनआईसी सत्यापित किया था, ठीक है, तो उस सबका यहाँ पे लेना देना सिर्फ ये है कि आप लोगों के जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाता है। आपको पता है कि आपका जो एनपीसीआई के थ्रू पेमेंट आता है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एनआईसी से लिंक ही होता है, और एनआईसी पूरा एक मेन ब्रांच है इनका जो भी ये सारा चीजें कंडक्ट कराता है। तो एनआईसी से वो पूरा स्क्रूटनी होता है कि डेटा में आप लोगों का कितना करेक्शन है, क्या गलत है क्या सही है, क्या यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे फर्जीवाड़ा करके तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे चेक की जाती है। ठीक है, एनआईसी से स्क्रूटनी हो जाती है, देन उसके बाद फिर आपका काम स्टार्ट हो जाता है पीएफएमएस का। अब आप लोगों को पीएफएमएस का ऑलरेडी पता है क्या काम होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आने वाली है। हो सकता है कि जिन चीजों से अभी आपको यानी कि उतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हर एक चीज आपको यहाँ पे परेशान कर रही होगी, इसलिए मैं आपको टाइम रहते हुए सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम में ना आए।
ठीक है, 5 दिसंबर तक आप लोगों का जो भी पीएफएमएस पोर्टल से सत्यापित हो जाएगा, जो भी डेटा सत्यापित होगा, उस डेटा को आगे भेजा जाएगा और वो डेटा यहाँ पे फिर प्यूरिफाई होता है, शुद्ध डेटा को निकाला जाता है। अब पीएफएमएस क्या है? बेसिकली पीएफएमएस के थ्रू आप लोगों की ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है, वो पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू आता है। अब पीएफएमएस पर जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वाले बच्चों को पता होगा कि पीएफएमएस पे हम अपने जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट है उसको किस तरीके से चेक करते हैं, किस तरीके से ट्रैक करते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट कौन सा लिंक है और अमाउंट कहाँ पे आ रहा होगा, कितना अमाउंट आएगा, सब कुछ पीएफएमएस पे देखने को मिल जाता है। अभी टाइम आएगा तो अगेन इसके बारे में हम फिर से आपको बता रहे होंगे, आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रह सकते हो, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी, देन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है मेरी नजरों में, वो है 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर। इसमें आप लोगों का करेक्शन विंडो ओपन होगा। जितने भी बच्चों का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है या फिर अभी भी फॉर्म फिल होंगे, अब जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा में हमारे वीडियो देखकर ही फॉर्म फिल करेगा, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी फिल कर दिया होगा और कुछ यहाँ पे कर देंगे, तो उनके में कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर से होगी, तो उस गलती को सुधारने के लिए आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है। लेकिन उसमें कुछ सेलेक्टिव चीजें ही चेंज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि पूरा फॉर्म ही चेंज कर दो। उसमें आप अपने मार्क्स वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो कि आपका जो भी सीपीआई वगैरह कितना है, पॉइंटों में कुछ दिक्कत आ रही है वो चेंज कर सकते हो। अपना रोल नंबर वगैरह में चेंजेस कर सकते हो, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वगैरह होता है। देन उसके बाद कुछ एक दो चीजें होती है, जैसे कि आप प्रमोटेड हो या फिर आप पास्ड हो, तो वो एक ऑप्शन आता है जब करेक्शन विंडो ओपन होगा। अब हो सकता है कि वहां पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी जाए, क्योंकि इस बार रिन्यूअल वाले बच्चों से उनका डेटा भी नहीं मांगा गया है, जो भी उनका रिजल्ट वगैरह है वो इस बार का नहीं मांगा गया। हो सकता है कि करेक्शन विंडो में उन चीजों से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिले। अभी के लिए तो यही नोटिस है कि जो भी डेटा है वो कॉलेज वाले ही फॉरवर्ड करेंगे, जो भी मार्क्स रिजल्ट है वो सब कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लेवल से ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल से मत भूलना। 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 6 दिन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, इसको आप एज ए रिमाइंडर याद रखना, इस डेट को बिल्कुल भूल मत जाना। और टाइम टाइम पे हम लोग आपको बताते रहेंगे क्या क्या अपडेट आ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हर एक वीडियोज आपको मिलते रहे, टाइमली हर एक अपडेट मिलता रहे। ठीक है, ये सारा कुछ होने के बाद अब जब करेक्शन होगा, तो करेक्शन के बाद आप लोगों को फिर से प्रिंट आउट निकालना होता है, और वो प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर से अपना जो भी है वो कॉलेज में जमा करना होता है, जो भी करेक्शन आता है। लेकिन कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि उस डेटा को आगे फिर से फॉरवर्ड करना। तो शिक्षण संस्थान के जो भी स्तर है उससे छात्रों द्वारा संशोधित संशोधित किए गए आवेदनों से पत्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रेसित किया जाना, तथा ठीक है, तथा अपात्र त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संस्थान स्तर से ही निरस्त किया जाना। अब लगता है कि उस बच्चे ने करेक्शन, जिसके में भी करेक्शन आया था और वो करेक्शन उसने नहीं किया, या फिर वो करेक्शन के लायक भी नहीं है, उसका वो एलिजिबिलिटी क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपका करेक्शन आ जाता है कि 75% क्राइटेरिया आपका अटेंडेंस का नहीं आ रहा है, वो आपके में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कॉलेज को पता है कि आपका एग्जैक्ट 75% है ही नहीं, तो फिर वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है, कॉलेज की तरफ से डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर रहेगा। देन जब ये डेटा आगे फॉरवर्ड होगा तो फिर से एनआईसी के द्वारा उसको चेक किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई भी डेटा अशुद्ध तरीके से हमारे पास आया हो, तो वहां पे जो भी प्योरीफाइड डेटा है, ठीक है, संदेह ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, संदेहास्पद तथा शुद्ध डेटा के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। तो वहां पे जो भी डेटा है उसको वहां पे डाला जाएगा। उसके बाद आपका काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएगा। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा, ठीक है, जो भी डेटा है उसको सत्यापित करने के बाद लॉक किया जाना, जिसके लिए लास्ट डेट है आपका 10 जनवरी। 6 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक ये सारी चीजें हो रही होंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका डेटा लॉक हो चुका होगा। तो जो भी चीजें आपको करानी है, आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाओगे, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी चीजों को सही कराना चाहोगे, तो उसके लिए भी 6 दिसंबर से पहले पहले ही करना होगा, क्योंकि 6 दिसंबर से 10 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डेटा लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं होगा कि आप अपने डेटा को करेक्ट करा सको, या फिर जो भी चीजें आप लोगों ने गलत की है उनको फिर से आप सही कर सको। ठीक है, तो इसलिए डेट्स के बारे में पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखा खा जाओगे। देन ये सारी चीजें हो जाएंगी, और यहाँ पे जो भी राज्य एनआईसी स्तर से मांग सृजन किया जाना, यानी कि एनआईसी के थ्रू ही आपका जो भी सारा स्कॉलरशिप का मैटर देखा जाता है, तो एनआईसी से अब मांग की जाएगी जो भी शुद्ध डेटा है,
ठीक है, जो भी डेटा लॉग किया गया है, शुद्ध डेटा के अकॉर्डिंग ही एनआईसी से मांग किया जाएगा कि इतने बच्चों का जो भी डेटा है वो प्योर है और इन बच्चों को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो 15 जनवरी तक ये सारी चीजें हो जानी है। 15 जनवरी को अमाउंट मांग लिया जाएगा कि इतना अमाउंट इस वाले कैटेगरी के लिए, जो भी हर एक कैटेगरी का अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वो जो भी मांग सृजन होगा। तो फिर उसके बाद 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपका जो भी अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट तक रीच कर जाएगा। ठीक है, तो 20 जनवरी तक आप लोगों को वेट करना है और 20 जनवरी को मैक्सिमम बच्चों का जो भी है पेमेंट उनके बैंक अकाउंट तक आ चुका होगा।